साथियों, आज हम लोग आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, दो आकृतियां हमने बना रखी हैं। एक को हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं और एक को त्रिभुज बोलते हैं। अगर समान दबाव डाला जाए तो कौन सी आकृति ज्यादा मजबूत होगी? कौन सी आकृति ज्यादा दबाव सहन कर पाएगी? एक चतुर्भुज है, एक त्रिभुज है। जरा सोचिए और बताइए। देखिए, त्रिभुज जो है वो ज्यादा दबाव सहन कर पाएगी। क्यों सहन कर पाएगी? क्योंकि दुनिया की सबसे मजबूत आकृति जो होती है वो त्रिभुज होती है। और क्यों दुनिया की सबसे मजबूत आकृति त्रिभुज होती है? क्योंकि इसके 3 बिंदु जब तय हो जाते हैं तो ये आकृति स्थिर हो जाती है। और मजेदार बात यह है कि गणित इंजीनियरिंग के क्षेत्र की तरफ ले जाता है और इंजीनियरिंग का राजा भी किसे कहा जाता है? त्रिभुज को कहा जाता है। त्रिभुज के प्रकार बताऊंगा, त्रिभुज की विशेषताएं बताऊंगा, त्रिभुज की सीमाएं भी बताऊंगा, परंतु शुरुआत करूंगा कि आखिर त्रिभुज आया कहां से। जैसा कि मेरा वादा है आप लोगों से, नया कॉन्सेप्ट उसकी हिस्ट्री से जरूर जोड़ूंगा। तो देखते हैं थोड़ा सा इतिहास, उसके बाद आते हैं त्रिभुज पे। सबसे पहले तो जो भी बेबीलोन की सभ्यता ही पहले थी तो वहां से सारी चीजें निकली हैं, लेकिन उससे पहले भी प्रकृति है। तो प्रकृति और निर्माण की अगर बात करें तो वहां पे हम देखेंगे कि त्रिभुज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्रकृति ने पहाड़ बनाए, आपने पहाड़ों को देखा होगा, नीचे से चौड़े होते हैं, ऊपर जाते 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 त्रिभुजाकार बन जाते हैं वो। मिस्र में पिरामिड बना, आज तक स्थायी है, विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल है। और आपको पता है आकृति उसकी त्रिभुजों को मिला के ही बनी है। प्राचीन मिस्र में जो पिरामिड बनती थी उसमें समकोण बनाने के लिए 3, 4, 5 के रेशियो में रस्सियां लगाई जाती थी, अनुपात में रस्सियां लगाई जाती थी, और उससे जो है समकोण का निर्धारण करते थे वो लोग। भारतीय योगदान भी कम नहीं है। भारत में हमारे ऋग्वेद में कई प्रकार के यज्ञ बताए गए थे, उसमें अलग अलग आकृतियां बताई गई थी, लेकिन शक्ति की जो उपासना होती है, नवरात्रि का हवन कुंड अगर देख ले तो वो त्रिभुजाकार बनता है। बौधायन हमारे गणितज्ञ थे भारतीय, जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट था वो करीब करीब दे रखा था, उन्हीं को बेस बना के आगे पाइथागोरस बना। क्योंकि जब यूनान में पहुंचा, वहां व्यवस्थित अध्ययन हुआ, तो वहां के 2 गणितज्ञों ने इन आकृतियों के ऊपर बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया, प्रूफ दिए, उसके प्रमेय दिए, जिसमें से एक तो थे यूक्लिड, जिनकी पुस्तक का नाम है एलिमेंट्स, याद रखिएगा, 1 नंबर ये इतिहास से बन रहा है। और दूसरा था पाइथागोरस थे, जिन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल पे अपनी विचारधारा दी थी। साथियों, इतिहास हो गया, और ये चीजें अब आपको त्रिभुज भूलने नहीं देंगी। लेकिन त्रिभुज भी 3 भुजा से घिरी हुई है, इसमें केवल 3 अंग हैं। त्रिभुज में क्या क्या हो जाता है इसको देखते हैं। त्रिभुज में, त्रिभुज जो होता है वो क्या क्या धारण करता है? ट्रायंगल धारण करता है, 3 भुजा, 3 साइड, 1, 2, 3, फिर 3 कोण माने 3 एंगल, 1, 2, 3, फिर 3 शीर्ष, 3 शीर्ष, 1, 2, 3। त्रिभुज कोई भी बनेगा तो उसमें ये 3 चीजें होनी जरूरी हैं। 3 भुजा भी होगा, 3 कोण भी होगा, 3 शीर्ष भी होगा। अब अगर बात करें त्रिभुज के प्रकार की, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार की अगर बात करें तो यह 2 भागों में बंट जाता है। त्रिभुज के प्रकार की जब बात करेंगे तो यह 2 भागों में बंट जाएगा। पहला हो जाएगा भुजा के आधार पर, और दूसरा हो जाएगा कोण के आधार पर।
ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार होंगे। अब फिर ये 3-3 में बट जाते हैं, अब फिर ये 3-3 में बट जाते हैं। भुजा के आधार में 3 पे बट जाता है और कोण के आधार में भी 3 पे बट जाता है। भुजा के आधार पे 3 में जो बटा वो देखिए, समबाहु, समबाहु, विषमबाहु, समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु। लगता है जैसे प्राचीन काल के राक्षसी नायकों के नाम हो, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। अगर समबाहु त्रिभुज को अंग्रेजी में आप लोग क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल। विषमबाहु आपका हो जाता है एस्केलेन, और समद्विबाहु जो है आइसोसेलस, आइसोसेलस। अब देखिए, समबाहु का मतलब क्या? ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। विषमबाहु का मतलब क्या? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हों। समद्विबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, एक बराबर ना हो। अब ये समद्विबाहु जो है ये फिर से 3 में बट जाता है, ये फिर से 3 में बट जाता है। किसमें किसमें बैठता है ये बैठता है एक्यूट आइसोसेलस, फिर हो जाता है ऑब्ट्यूस, और फिर हो जाता है राइट एंगल। मतलब एक्यूट का मतलब ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज जिसके सभी कोण जो हैं वो क्या हो? 90 अंश से छोटे हों। ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 अंश से छोटे हों। जरा विचार कीजिएगा कि क्या समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है? कमेंट में लिखिए, क्या समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसकी तीनों बराबर है। समद्विबाहु के लिए तो 2 चाहिए, तो प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु हो सकता है। मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल, ईच इक्विलैटरल ट्राइंगल कैन बी आइसोसेलस ट्राइंगल। प्रत्येक समबाहु त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, लेकिन कोई समद्विबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता है। इनकी और भी प्रॉपर्टी है, विशेषता मैं बता रहा हूं अभी। तो एक्यूट हो गया मतलब हर एंगल, ईच एंगल लेस देन 90, प्रत्येक कोण 90 से छोटा हो। ऑब्ट्यूस का मतलब इसी जगह पे क्या हो गया भाई? एक एंगल जो है उसका वो 90 से बड़ा हो जाए, एक एंगल जो है वो क्या हो जाए? 90 से बड़ा हो जाए। साइड दोनों वही रहे, एक एंगल ये वाला 90 से बड़ा हो जाए। वन एंगल इज ग्रेटर देन 90, वन एंगल, एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा हो जाए। और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा भाई? राइट एंगल ऑब्ट्यूस में देखिए ये वाला बनेगा ना ऐसे ऐसे, यानी यहाँ पे जो कोण बने वो 90 से ज्यादा हो जाए, ऐसे हो जाए, एक एंगल 90 से ज्यादा हो जाए। और राइट एंगल में क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा कि एक एंगल जो है वो क्या हो जाए? 90 का हो जाएगा। इसका मतलब ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजा के आधार पे 6 त्रिभुज निकलते हैं, 3 उसमें से मेन है और उसमें से आइसोसेलस समद्विबाहु के 3 पार्ट फिर हो जाते हैं। कोण के आधार पे अगर बात कर रहे हैं तो कोण के आधार पे देखिए, अब यहाँ पे कई बार CTET परीक्षा में न्यून कोण के जगह पे उन्होंने तीक्ष्ण कोण पूछ लिया था। क्या पूछ लिया था? तीक्ष्ण कोण। और अधिक कोण की जगह पे क्या पूछ लिया था? अधिक कोण की जगह पे लिख दिया था, अधिक कोण की जगह पे लिख दिया था स्थूल कोण। अधिक कोण के जगह पे क्या था? स्थूल कोण। और एक समकोण होता ही है,
एक समकोण होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण समकोण है, पूरे ट्रिग्नोमेट्री की बेस है, इसी के ऊपर बौधायन का और पाइथागोरस का प्रमेय भी है, इसी से क्षेत्रफल भी निकलता है और सारे त्रिभुजों में अप्लाई भी होता है। तो न्यून कोण या फिर तीक्ष्ण कोण माने एक्यूट, ए से शुरू होता है, एक्यूट मतलब कम वाला पहले वाला, अधिक वाला ऑब्ट्यूस, ओ से शुरू होता है लास्ट में जाके, समकोण हो जाता है राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए एक्यूट में क्या होगा कि इसका कोई भी एंगल 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ईच एंगल लेस देन 90, क्या होना चाहिए, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। और समकोण में क्या होगा, वन एंगल माने एक एंगल जो उसका हो इक्वल टू 90 हो जाए, एक एंगल 90 हो जाए, माने ये कैसा बनेगा, एक पड़ी लाइन एक खड़ी लाइन उस पे ऐसे, ये वाला 90 हो जाए। एक्यूट वाले में क्या हो गया, सब 90 से कम। ऑब्ट्यूस में क्या हो गया कि एक एंगल 90 से बड़ा हो जाए, यानी ये खड़े से इधर झुक जाए, एक एंगल 90 से बड़ा हो जाए, एक एंगल 90 से बड़ा हो जाए, मतलब वन एंगल इज ग्रेटर देन 90, एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा हो जाए। अच्छी बात है। यहां पे जो है ये हम आपने देख लिया त्रिभुज के प्रकार क्या है, हम इनकी विशेषताएं और सीमाओं तक आपको ले चलेंगे, लेकिन उसके पहले अब यहां तक में जो है कुछ प्रश्न अपने सामने आ रहे हैं। पहला प्रश्न तो यहीं से उठ के आ जा रहा है कि अगर दुनिया की सबसे मजबूत आकृति ट्रायंगल है तो हमारे घर आयताकार क्यों हैं, वर्गाकार क्यों हैं, त्रिकोण वाले घर क्यों नहीं बनाए जाते, जब सबसे मजबूत है तो बनना तो त्रिकोण चाहिए ना। आप देखिए एल्फिल टावर देखिए, पुलों के नीचे जाल देखिए, सब ट्रायंगल में बने हुए होते हैं, ट्रायंगल बेस। आप वो देख लीजिए मोबाइल के टावर खड़े होते हैं, नीचे से बड़ा ऊपर तक जाते जाते आकृति त्रिभुजाकार हो जाती है, उसमें भी जो रोकने के लिए लगते हैं वो क्रॉस करके त्रिभुज के आकार में लगते हैं। लेकिन हमारे घर जो हैं वो त्रिभुज के आकार में नहीं बनते हैं, हमारे फर्नीचर और बेड त्रिभुज के आकार में नहीं बनते हैं। भाई जब सबसे मजबूत त्रिभुज है तो उसी में बनाओ। लिमिटेशन में एक बात ये आती है कि अगर सेम पेरीमीटर का एक रेक्टेंगल या स्क्वायर लिया जाए और एक ट्राइंगल, दोनों के पेरीमीटर सेम हो, तो जो एरिया होती है, एरिया वो रेक्टेंगल की या सर्कल की ज्यादा होगी। मतलब आप यहीं पे देख लीजिए, अगर इन दोनों का पेरीमीटर सेम हो तो ये ज्यादा जगह कवर करता है ना, ये ज्यादा जगह कवर करता है, ये कम जगह कवर करता है। एरिया इफिशियंसी के नाते हम जो है क्या करते हैं कि ट्रायंगल के मजबूत होने के बावजूद भी हम वर्गाकार या आयताकार घर बनाते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात और आ गई यहाँ पे कि हम जो है कुछ प्रश्न यहां तक से निकल जाते हैं। जैसे हमारा तो भाई मूल मतलब ये है ना कि हमें कुछ भी हम पढ़ें तो उससे हमें नंबर मिलना चाहिए। तो अब आपके पास यहाँ पे जो नंबर आए हैं, त्रिभुजों के प्रकार से कभी कभी एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कभी कभी यहाँ से यूक्लिड वाला नाम पूछ लिया जाता है, और कभी कभी जो है क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आ जाते हैं 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री वाला त्रिभुज होगा। मतलब तीनों कोण अगर 60-60 के हैं तो वो त्रिभुज कौन सा होगा, उसका नाम क्या होगा। तो देखिए अगर कोण के आधार पे देखें तो वो न्यून कोण या तीक्ष्ण कोण या एक्यूट ट्रायंगल होना चाहिए, क्योंकि सब जो है 90 से छोटे हैं। लेकिन अगर 90 से छोटे हैं और तीनों कोण बराबर हैं तो त्रिभुज की विशेषताओं में मैं आपको बताऊंगा कि त्रिभुज के समान कोण के सामने की भुजा की लंबाई भी समान होती है। इसका मतलब ये होगा कि इसकी तीनों भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी, और जब तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। एक दूसरा देखिए आपके पास आता है
वो बोलता है 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री वाला त्रिभुज होगा, वाला त्रिभुज होगा। अब देखिए यहाँ पे कमाल, ऑप्शन वो आपको जैसे पहले वाले में वो ऑप्शन में आपको समबाहु भी देंगे, न्यून कोण भी देंगे, विषम बाहु या यहां से उठा के दे सकते हैं, लेकिन जो है आपको टिक करना होगा समबाहु पे। अब 90, 45, 45 वाला क्या होगा भाई, एक अगर 90 हो गया तो आपके हमारे हिसाब से वो क्या हो जाना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाना चाहिए। लेकिन दो अगर 45 एंगल के हैं तो इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल हो जाती है। जब इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कि वो त्रिभुज दो समान भुजाओं को रखने वाला होगा, यानी ये वाला हो जाएगा, दो समान भुजाओं को रखने वाला हो जाएगा। और इसमें भी अगर एक एंगल 90 का हो जाएगा तो ये राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। मतलब यह जो होगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा ये। एक और प्रश्न जो है यहाँ पे पूछ लेते हैं कभी कभी, इसको अभी बीच में हम बोल चुके थे, क्या प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु होता है? क्या प्रत्येक समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु होता है? तो यहाँ पे जो उत्तर होगा वो होगा हाँ, होता है। क्योंकि अगर वो समबाहु है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसकी प्रत्येक भुजा बराबर है, समद्विबाहु में दो बराबर होनी चाहिए। साथियों 2 मिनट पे समराइज कर रहा हूं, ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए। कोई भी आकृति दी गई हो उसमें त्रिभुज जो है सबसे मजबूत आकृति होती है, इंजीनियरिंग का राजा कहा जाता है त्रिभुज को। आज भी आर्किटेक्ट और इंजीनियर ट्राइंगल बेस पे सबसे ज्यादा काम करते हैं। पहली चीज, त्रिभुज के अंग क्या क्या होते हैं? 3 भुजा, 3 कोण, 3 शीर्ष। कई बार पूछता है इसको भी। त्रिभुज के प्रकार 2 हो जाते हैं, भुजा के आधार पे, कोण के आधार पे। भुजा के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, उसमें से भी आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु फिर से 3 में बैठ जाता है। किसमें? न्यून कोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज, 3 में बैठ जाता है। कोण के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज 90 से छोटा, समकोण त्रिभुज 190, अधिक कोण त्रिभुज 90 से 1 ज्यादा। साथियों आप लोग इसे जो है प्रॉपरली नोट करते चले अपने कॉपी पे। कॉपी पेन अपने साथ कॉपी पेन जरूर रखें और कॉपी पेन पे चीजों को नोट करते चले। तो ये हमारा इंट्रो वाला टॉपिक था त्रिभुज का। त्रिभुज की कहानी के नाम से हमने इसको रखा है, त्रिभुज की कहानी। अब हम अगला टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे, त्रिभुज की विशेषताएं। तब तक के लिए आप लोग इसे नोट कर लें। नमस्कार।